हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम शिक्षा। आज से हम क्लास 10 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा पहला चैप्टर होगा साइंस का। वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले सारी थ्योरिकल पार्ट जितने भी होंगे, क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में जितने भी इस चैप्टर में एक्टिविटी दी गई हैं, वो एक्टिविटी के लिए हम सारे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जितने भी एक्टिविटी दी गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर हम ऑलमोस्ट 2 और 3 लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद प्लस 1 लेक्चर एक्टिविटी का रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारा कंसेप्ट वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, क्या केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है। चलो देखते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सीधा सीधा क्या बोल रहा है कि जब कोई एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर कोई एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें तो आप घर में कुछ भी बनाते होंगे। जैसे हम एज्यूम करते हैं आप चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए आप क्या क्या चीज़ डालते हैं चाय में। जैसे आपने अदरक डाली और पानी यूज किया, यानी वाटर यूज किया, प्लस कुछ मिल्क यूज किया, हम हिंदी में लिख ले रहे हैं, और प्लस कुछ चीनी यूज करते हैं आप, और उसके बाद आपको एक फ्रेश चाय मिलती है। तो इससे हम समझते हैं, तो ये क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं कि हमने कई चीज़ों को मिलाकर एक क्या बना लिया, चाय बना लिया। तो ये क्या हुआ हमारा, एक तरह से ये केमिकल रिएक्शन हुआ। समझने का तरीका सिंपल तरीके से समझें तो अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है वो रिएक्टेंट्स होता है। जैसे हम चाय बनाते टाइम चाय में अदरक डालते हैं, पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो ये सब चीज़ों को मिलाकर हमने चाय बनाई ना। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे रिएक्टेंट होंगी। यानी ये अदरक, पानी, दूध, चीनी, ये सारे हमारे क्या होंगे, ये हमारे रिएक्टेंट होंगे। और इन सबको बनाने के बाद हमें क्या मिला, हमें चाय मिली, तो इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ, और ये सारे क्या हुए, ये रिएक्टेंट हुए। तो चलिए एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देख लें, डाइजेशन ऑफ फूड, जो हम खाना खाते हैं, जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है, यानी डाइजेस्ट करते हैं हम कई चीज़ों को, रोटी, दाल, चावल सब खाते हैं, और खाने के बाद क्या होता है, वो पच जाता है। तो वो पचने के बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमको उससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। डाइजेस्ट होने यानी जो सारा फूड आइटम, रोटी, दाल, चावल जो हमने खाया, वो हमारा हो गया रिएक्टेंट। और ये हमारे लीवर में या हमारे इंटेस्टाइन में जाकर जो रिएक्शन होती है, जिससे हम डाइजेस्ट होता है, ये पूरा अंदर रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, हमें उसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और कुछ वेस्ट पार्ट जो होता है जो निकल जाता है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल रेस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का। इसकी एक्टिविटी में भी दिया गया है, तो इसको हम एक्टिविटी की वीडियो में पूरा कवर करेंगे वन बाय वन सारी चीज़ें। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, घर में कर्ड तो बनाते ही होंगे, यानी दही बनाते हैं, तो वो भी केमिकल रिएक्शन का पार्ट ही है। चलो एक केमिकल इक्वेशन से होता क्या क्या है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं, कितनी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती होंगी। क्या चीज़ें चेंज होती हैं उसको देख लेते हैं। जब हम कोई रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। स्टेट मीन्स, स्टेट चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी यूपी से बिहार, बिहार से हरियाणा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट चेंज होने का मतलब है वो सॉलिड है तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड है तो गैस बन सकती है, और गैस से कुछ और फॉर्म में चेंज हो सकता है। यानी उसकी स्टेट में भी चेंज हो सकती है, और में भी शायद उसी स्टेट में रहे। कलर उसका चेंज हो सकता है, आपने कुछ और कलर लिया था, प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ और कलर मिल गया। टेम्परेचर भी उसका चेंज हो सकता है, पहले टेम्परेचर कुछ और रहा हो, बाद में कुछ और हो गया हो। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी जब हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उससे गैस भी इवोल्यूट हो सकती है, यानी गैस भी निकल सकती है प्रोडक्ट बनते टाइम। तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। ये हम क्लास 9th में हम ये फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में ही दी गई है। तो क्या होता है फिजिकल चेंज, चलो इसको डिस्कस करते हैं। और फिजिकल चेंज अफेक्ट्स ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट इज शेप, साइज, ईटीसी। यानी फिजिकल चेंज जो होता है वो किसी भी रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते टाइम, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे, साइज में चेंजेस आ जाएंगे, इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। यानी जब किसी भी
सब्सटेंस में फिजिकल चेंज होंगे तो वो शेप और साइज में ही चेंज हो सकता है। और ये रिवर्स होता है, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा, यानी जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको हम फिर से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये रिवर्सिबल होता है। ये साइन रिवर्सिबल का साइन होता है, यानी ये रिवर्सिबल होता है। एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल करते हैं, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वही वेपर को हम फिर से वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल हुआ। तो ये फिजिकल चेंजेस हुए। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना, ग्लास टूट गया है उसे पिघला कर फिर से ग्लास के शेप में ला सकते हैं, तो ये भी फिजिकल चेंज हुआ। मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, बालू और पानी को मिक्स करके उसे हम छान कर दोबारा फिर से अलग कर सकते हैं, तो ये होगा फिजिकल चेंज, यानी ये रिवर्सिबल है, दोबारा फिर से हमको रिएक्टेंट मिल जाएगा। अब केमिकल चेंज जस्ट इससे उल्टा होगा, यानी केमिकल चेंज में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं मिल सकता। इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज्ड, यानी उस जो प्रोडक्ट होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी तरह से चेंज हो जाएंगी। फिजिकल चेंजेस कैंट बी रिवर्स्ड, यानी फिजिकल चेंज वो रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे हम मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये इसका एग्जांपल है। मिल्क जब कन्वर्ट होगा कर्ड में तो कर्ड से दोबारा मिल्क नहीं बन सकता, ये आपको पता है। तो ये हमारा क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर एंड लॉग ऑफ फूड, यानी जब हम पेपर को जला देते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो उससे क्या होता है, जब ये जल जाता है तो जलने के बाद दोबारा इससे हम लकड़ी या पेपर नहीं बना सकते। सिमिलर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड बनाने के बाद जो डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या उससे फिर से फूड बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, वैसा फूड तो दोबारा बनेगा ही नहीं, तो ये रिवर्सिबल हो गई। बॉइलिंग ऑफ एग, इसी तरह केमिकल बैटरी यूजेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, ये सारी चीज़ें अभी फिर मिलेंगी आगे, तो हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेकिंग अ केक, मिल्क गोइंग सॉर, जैसे दूध खट्टा हो जाता है धीरे धीरे, तो क्या उसे फिर से दूध अच्छा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये सारे केमिकल चेंजेस हो गए। तो चलो आगे भी चलते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये सारे क्लासेस की पूरी जो PDF नोट्स होंगी आपको इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसकी कुछ क्वेश्चन की PDF मिलेंगी आपको प्रैक्टिस के लिए, वो भी मिलेंगी, तो सारी चीज़ें मिलेंगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको, सारा कंटेंट इसी में प्रोवाइड होगा, PDF वगैरह। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के कौन से तरीके हैं जिनको हम यूज करेंगे। तो वन बाय वन सारी चीज़ें देखते हैं। पहला वर्ड इक्वेशन, जो भी चीज़ें हम केमिकल रिएक्शन में हम मिलाकर कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, जैसे कोई रिएक्टेंट मिलाकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा, वो रिएक्टेंट का कुछ नाम होगा, तो उसका एज इट इज सेम नेम लिख कर प्रेजेंट करा देना, वो हमारा वर्ड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने का वर्ड इक्वेशन उसे बोलते हैं। जैसे हमने जिंक लिया और सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसको मिला दिया, यानी प्लस का मतलब क्या है, उसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिला। तो ये दोनों जो मिला, इधर वाला पार्ट हमारा ये रिएक्टेंट होगा, लेफ्ट वाला पार्ट, और राइट हैंड साइड वाला पार्ट प्रोडक्ट होगा। क्लियर, सिंपल, उसका वर्ड नेम लिखकर प्रेजेंट कर देना है, ये वर्ड इक्वेशन हुआ। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल इक्वेशन केमिकल फार्मूले से, सॉरी यहाँ केमिकल फार्मूला लिख लो, यहाँ फार्मूला होगा, यानी किसी भी रिएक्टेंट का जो फार्मूला होगा या प्रोडक्ट जो होगा बनेगा, उसके हम फार्मूला से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी जो भी हम रिएक्टेंट यूज करेंगे उसका सिंबल हम यूज करेंगे या उसका केमिकल फार्मूला, जो कि क्लास 9th में हम पढ़ के आए हैं अच्छे से, उसका सिंबल लिख लेंगे और उसकी फिजिकल स्टेट, यानी वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, उसको फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर लेंगे हम। फिजिकल स्टेट एट द सेंस, जैसे H2 अगर गैस है तो हम यहाँ पर ऐसे गैस लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है लेकिन आगे सारे रिएक्शन में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारा चीज़ हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। केमिकल इक्वेशन समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हम केमिकल इक्वेशन लिखते टाइम प्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने ऐसे, ये एरो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो साइन बता रहा कि एक प्रोडक्ट हमको ऐसे बन के मिल गया। अब एरो का मतलब क्या क्या होता है इसको देख लेते हैं। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी ये रिएक्टेंट ये हो गया, ये सारे रिएक्टेंट हो गए हमारे, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो होती है, उस एरो में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हम जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा रहे हैं, जिस प्रेशर पर रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लीजिए हम प्रोडक्ट को ऐसा बना रहे हैं तो उसको हमने 300 डिग्री टेम्परेचर तक ले गए। 300 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाने के बाद उससे हमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पास, तो हम वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा उसे एरो पर मेंशन कर देंगे। मान लो हमने
कुछ प्रेशर भी लगाया 100 ATM का, प्रेशर को ATM से प्रेजेंट करते हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। और कैटलिस्ट क्या है, चलो कैटलिस्ट समझ लेते हैं। कैटलिस्ट यानी किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज करने वाला कोई सब्सटेंस है। जैसे हम घर में दूध से दही बनाते हैं, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर वो नॉर्मल प्रोसेस से चलेगा तो थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, लेकिन अगर नॉर्मल प्रोसेस के बजाय हम उसको और जल्दी दही बनाना चाहते हैं तो हम उसमें कुछ थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि कर्ड बनने का प्रोसेस तेज़ हो जाता है और दही जल्दी जम जाती है। तो ये वही कैटलिस्ट, जहाँ पर नींबू क्या होगा, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी रिएक्शन को और फास्ट कर देगा। यहाँ पर रिएक्शन फास्ट हो जाती है। जैसे हम यहाँ जो भी रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर अगर कोई एक्स नाम का रिएक्टेंट यूज किया गया होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, सॉरी कैटलिस्ट यूज किया गया होगा, तो उसको हम इस नंबर इस एरो पर रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक्टिविटी में मिलेगा, इसको पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। यानी मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने बर्न किया, यहाँ पर हमने टेम्परेचर कुछ रहा होगा, उसे हमने बर्न किया मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या मिला, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सारे कुछ समझ में आ गया होगा, और जो चीज़ ना समझ में आए वो चीज़ कमेंट में आप पूछ लेना, वो वहाँ पर बता दी जाएंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, इस टॉपिक को हम एकदम आसान तरीके से समझेंगे, और ऐसे समझेंगे कि इस तरीके से समझने के बाद कभी भी कोई दूसरा तरीका यूज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और हम एक बार में ही रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। तो 5 मिनट ध्यान से अच्छे से सुन लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। आप मार्केट जाते हो, सब्जी लेते हो, आप 1 किलो सब्जी बोलते हो कि 1 किलो सब्जी हमें दे दो, तो 1 किलो सब्जी का पैसा देंगे आप, तो 1 किलो सब्जी ही लेंगे, कम तो लेंगे नहीं। तो यानी आपने 1 किलो का बाट रखा अगर तराजू में, तो 1 किलो सब्जी ही ली, तो यानी आप बैलेंस करके ही लेंगे, बराबर दोनों तरफ होना चाहिए। तो इसी तरह कोई प्रोडक्ट जब बनाएंगे, मान लीजिए आपने 10 ग्राम चीनी प्लस कुछ वाटर, मान लीजिए 1 ग्लास वाटर हमने यूज किया, तो इन दोनों को मिलाकर जितना वजन होगा 1 ग्लास वाटर का, इसके बाद इनका दोनों का जो टोटल मास होगा और जिनको घोलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसका जो मास होगा, वो दोनों बराबर होना चाहिए। समझें तो बैलेंसिंग का मतलब। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि नहीं मास को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन शुड बी रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। अब जब रिएक्शन की बैलेंस करने की बात आती है, तो यहाँ पर हम उसको मास में बैलेंस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर उसको नंबर ऑफ एलिमेंट यूज्ड, जो रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट यूज किए गए हैं उसके हिसाब से बैलेंस करेंगे। नहीं हाइड्रोजन के 2 एटम यूज किए गए हैं रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम ही मिलने चाहिए। अगर 5 एटम यूज किए गए हैं तो 5 एटम ही प्रोडक्ट में मिलने चाहिए। तो चलो स्टेप बाय स्टेप, इसे हिट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसे सारा कुछ कवर करते हैं। 5 मिनट ध्यान से सुनना है, उसके बाद कभी भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने एक केमिकल इक्वेशन लिया, हमने आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें Fe3O4 मिला और H2 मिली। इसको करना क्या है, सिंपल सा एक हमें चार्ट बनाना है, इस तरह का एलिमेंट लिखना है, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, या सीधा सा LHS लिख लो, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ये LHS लिख लो, यहाँ इधर RHS लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा लिख लेना और चार्ट बना लेना। उसके बाद एलिमेंट कौन कौन से यूज किए गए हैं पूरा केमिकल रिएक्शन में, एक आयरन है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या, ये वाला पोर्शन ये लेफ्ट हैंड साइड का है, ये पूरा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड का है, इसमें क्या क्या यूज किया गया, उसको कौन कौन से एलिमेंट कितने यूज किए गए उसको लिख लो। फेरस यानी आयरन कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आता कि यहाँ पर 2 का मतलब क्या होता है या यहाँ पर 2 का मतलब क्या होता है, तो चलो इसको पहले एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई एलिमेंट हमने एज्यूम कर लिया x, अगर उसमें यहाँ पर 2 लगा है तो इसका मतलब यहाँ पर 2x के 2 एलिमेंट यूज किए गए हैं, या 2 एटम x के यूज किए गए हैं, यानी हमने यहाँ पर x 2 बार यूज किया है। अगर यहाँ पर लिखा है 2x, तो इसका मतलब भी यही होगा कि यानी हम x को 2 बार यूज किया गया है, यानी x नाम का कोई एटम था, हमने 2 एटम डाले हैं x के। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया तो 2 तो पहले से ही था, यानी x, ये x2 क्या था, यानी 2 तो हमने पहले से यूज किया था, उसके साथ 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसमें अब कितने एटम यूज किए गए हैं x के, यानी 4x एटम यूज किए गए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जिसको ना समझ में आ रहा हो ये क्लियर कर देते हैं, उसके बाद बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। चलो आ जाओ अब टॉपिक पर। जैसे हमने आयरन का यहाँ पर लेफ्ट साइड में 1 आयरन है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, और ऑक्सीजन में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था, यानी 1 है। अब राइट हैंड साइड में क्या क्या है, आयरन यहाँ पर 3 है और ऑक्सीजन 4 है,
और हाइड्रोजन 2 है। बस इतना हो गया। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब हमको इस अपने अपने इस टेबल में ये देखना है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कौन से यूज किया गया है। देखो आयरन यहाँ पर 1 है, 3 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन 1 है, ये 4 है। यानी सबसे ज़्यादा एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं, यानी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यूज किया गया है, 4 ऑक्सीजन यूज किया गया है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया हो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम ऑक्सीजन के हैं तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर इधर राइट हैंड साइड में 4 हैं तो इधर भी 4 मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो अभी तो बैलेंस नहीं होगी, लेकिन इस सबसे पहले हम यही करेंगे कि जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम यूज किए गए हैं उसको हम बैलेंस करेंगे सबसे पहले। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या था रिएक्शन में, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के 4 एटम यूज किए गए थे। ये देखो ऑक्सीजन के 4 एटम यूज किए गए थे, तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, अगर H2O में हम यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 H2O लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर ये ऑक्सीजन के 4 एटम इधर भी हो गए, इधर भी हो गए, यानी ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गई। अब इसके बाद देख लेते हैं और क्या क्या बचा। पहले हम जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उसी को बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको करेंगे। ऑक्सीजन का हो गया। अब इसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें इक्वलाइज करना शुरू करेंगे। स्टेप 3 में लिखा भी हुआ है, इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। यानी जिसके मैक्सिमम नंबर होंगे सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे, उसके बाद जो बचे हुए होंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उसको बैलेंस करेंगे। अब 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। उसके बाद इधर देखो Fe3 है, यानी 3 आयरन है, 3 आयरन है। तो इधर अगर हम 3 कर दें, यानी यहाँ पर ये 3 लिखा हुआ है, इधर अगर 3 कर देंगे तो आयरन इधर भी 3 हो गए और इधर भी 3 हो गए। ऑक्सीजन 4 इधर भी हो गए, ऑक्सीजन 4 इधर भी हो गए। अब देखो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की बात आई, यहाँ जब हमने 4 लिखा तो 4 2 8 हो गया, यानी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ भी 4 लिख देंगे तो 4 2 8 हाइड्रोजन हो गए। यानी ये रिएक्शन अभी बैलेंस हो चुकी है, लेकिन एक स्टेप अभी और बाकी है। अब जो हमने रिएक्टेंट यूज किया गया होगा वो सॉलिड रहा होगा, लिक्विड रहा होगा, गैस रहा होगा, एक्वस रहा होगा, क्या उसका स्टेट रहा होगा, तो कुछ ना कुछ फॉर्म में रहा होगा, तो उसको भी उसमें प्रेजेंट करेंगे हम। अब पहले एक्वस, ये तो तीनों सबको पता होंगे। ये एक्वस क्या है, एक्वस का मतलब कोई भी सब्सटेंस जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है तो उसे हम एक्वस स्टेट बोलते हैं। जैसे चीनी को पानी के साथ घोल दें तो वो एक्वस हो जाएगा, यानी जो शुगर मिलेगी हमको, शुगर वाटर, वो एक्वस फॉर्म में होगा, यानी वो पानी के साथ घुला हुआ है। समझ में आया इतना? तो चलो अब इसको देख लेते हैं। इसमें जैसे आयरन सॉलिड फॉर्म में हमने लिया था तो सॉलिड लिख देंगे, वाटर गैस फॉर्म में था यानी वेपर फॉर्म में लिया था तो हमने वेपर फॉर्म में लिख दिया, गैस लिख दिया। Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में था, इसको सॉलिड फॉर्म में हमें मिला तो हमने सॉलिड फॉर्म लिख दिया, एस लिख दिया। ये गैस फॉर्म में था, हमने एस लिख दिया। अब हमारी ये रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो गई पूरी। क्लियर? ये टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, यहाँ पर हुआ ख़त्म। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं इसके बाद बैलेंस करने का। हमारे पास क्या है, BaCl2 है, जिसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन करवाया और वो BaSO4 मिला और HCl मिला हमको। इसको हमको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, टेबल बनानी है कौन कौन से एलिमेंट यूज किए गए हैं रिएक्शन में। बेरियम यूज किया गया है, क्लोरीन यूज किया गया है, हाइड्रोजन यूज किया गया है, उसके बाद सल्फर यूज किया गया है और फिर ऑक्सीजन यूज किया गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से कितने नंबर ऑफ एटम यूज किए गए हैं उसको लिख लेते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला पोर्सन, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्सन, ये LHS है। ये राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट वाला, ये इसमें कौन से कितने नंबर ऑफ एटम यूज किए हैं उसको हम टेबल में लिख लेते हैं पहले। बेरियम हमारा कितना यूज किया गया है, बेरियम हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 1 है। क्लोरीन कितना यूज किया गया है, 2 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब इसी तरह राइट हैंड साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड में बेरियम 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख दो ऑक्सीजन की तरफ। और सल्फ़र कितना है, 1 है, इसको मैं 1 लिख दो। बचा क्या, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी 1 है। इसमें देखो अब चेक करो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कौन यूज किए गए हैं। ये तो 1 1 1 है, नहीं सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4 है, तो यानी ये है। और ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, ये बैलेंस है तो इसको हम पहले कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रख देंगे। इसके बाद यानी सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 के बाद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम कौन यूज किए गए हैं। ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको पहले नहीं बैलेंस करना हमको। अब हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, यानी ये है 2, यानी इसमें क्लोरीन के 2 और हाइड्रोजन के 2 एटम यूज किए गए हैं। इन दोनों में से किसी एक को हम पहले बैलेंस करेंगे, चाहे इसको कर लें चाहे इसको कर लें। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। सबसे पहले किसको हम बैलेंस करेंगे, चाहे हम क्लोरीन को पहले बैलेंस कर लें चाहे हाइड्रोजन को पहले बैलेंस कर लें, और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इसमें देख लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। चलो हम हाइड्रोजन को एज्यूम करके चलते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है,
राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे तो हमारी हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अब अगर हाइड्रोजन बैलेंस हो गई तो अब क्लोरीन चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में 2 क्लोरीन हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 क्लोरीन हो गई, ये भी बैलेंस हो गई हमारी। तो क्लोरीन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब क्या बचा, यानी क्लोरीन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। अब बचा क्या, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम। बेरियम देख लेते हैं पहले। बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस था, 1 इधर है 1 इधर है, ठीक है, बैलेंस है। उसके बाद बेरियम में बैलेंस हो गया हमारा। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन हमारा इधर 4 है इधर 4 है, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। कितना आसान था ये टॉपिक। हमें सबसे पहले ये देखना है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम हो उसको बैलेंस करना है। यदि वो बैलेंस ना हो तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम बैलेंस था तो इसको छोड़कर इससे जस्ट छोटा वाला ढूंढ लेते हैं। अगर 2 मिल जाए सेम तो 2 में से किसी एक को बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। कोई सिंगल 1 मिल रहा है तो उसको बैलेंस कर लो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल गिवन हैं उनको सब कर लेना। वो इसी मेथड से सारे एक बार में सारा रिएक्शन सारी बैलेंस हो जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है, इसकी स्टेट लिखनी है। स्टेट जो भी हो वो अपने से अब आप लोग लिख लेना, कौन सी स्टेट में है आप लोग कमेंट में बताओ। BaCl2 कौन सी स्टेट में रहेगा, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड कौन सी स्टेट में रहेगा, बेरियम सल्फेट कौन सी स्टेट में है, और हाइड्रोजन क्लोराइड किस स्टेट में है, ये आप लोग का काम है, कमेंट में बताओ। तो इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर की सारी थ्योरी कवर कर देंगे और उसके बाद एक्टिविटी की नेक्स्ट तीसरी वीडियो एक्टिविटी की आएगी। तो चलिए बाय, ओके।